ओके, अगेन हम बात करेंगे आज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थिंग्स विल बी फर्स्ट। ओके, दिस इज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रैनियम है, गोल सा क्रैनियम, ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है लाइक हेयर फॉलिकल्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई हुई है और पेशेंट को ज़ख्म होते हैं और उसकी अप्रोप्रिएट हीलिंग भी नहीं होती, ऐसा सिनेरियो आता है। उसके अंदर वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल बी अफेक्टेड, कौन से सेल अफेक्टेड होंगे, ठीक है। लाइक मैंने दे कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट और मायोसाइट्स या जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल ये स्कल है, उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स में ब्लीडिंग्स हो रही है, तो कौन से सेल डिफेक्टेड होंगे? इट विल बी फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट। रीजन क्या होगी? द रीजन इज दैट, ओके, रीजन ये है कि फाइब्रोब्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द डेपोजिशन ऑफ कोलेजन, ठीक है। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं दे आर इन्वॉल्व इन द डेपोजिशन ऑफ कोलेजन। ओके, जो हमारे पास कोलेजन है, हमारे पास हीलिंग के अंदर, वुंड हीलिंग के अंदर रोल प्ले करती है। देयर इज विटामिन कोलेजन 3, टाइप 3 एंड 1। अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर हमारे पास होती है कोलेजन टाइप 3, एंड लेट वुंड हीलिंग और मैक्सिमल स्ट्रेंथ टू द वुंड कौन सी देती है? दैट इज कोलेजन टाइप 1। ओके, और हमारे पास कौन से विटामिन एसोसिएशन होती है जो कि कोलेजन्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है? दैट इज विटामिन कौन सा होता है? यस, दैट इज विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी होता है विच इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ पैर एंड लेग, ठीक है। यस, विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पैर एंड लेग। लाइक पैर एंड लेग से क्या हमारा प्रोक्सिलिन एंड लाइसिन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन इन रेजिड्यूज की करता है ऑफ द कोलेजन, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द कोलेजन्स फॉर्मेशन के अंदर होते हैं कौन से रेजिड्यू? प्रोलीन एंड लाइसिन, पैर एंड लेग। ओके, वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? ओके, 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 फाइन। ओके, लिटिल बिट एमसीक्यूज था अबाउट स्कल से मैं शुरू किया, उसके हेयर फॉलिकल्स से मैंने आपको बताया। स्कल से नीचे चलते हैं। ओके, हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज गायराई ऑफ द ब्रेन, ठीक है, गायराई ऑफ द ब्रेन, और यहाँ पे मेनिंजेस होती हैं 3। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर माय पैथेटिक डायग्राम्स, जस्ट जो फील लें आप कंसेप्ट के, ठीक है। ओके, 3 मेनिंजेस क्लियर होंगे। दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सेंटर में, और अंदर से बाहर जाएंगे 1, 2, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड वन ये है, और ये सेकंड है और ये थर्ड है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ओके, फाइन, दिस वन, ठीक है। अच्छा, 1, 2 एंड दिस वन इज 3, आउटर मोस्ट के अगर मेनिंजेस की लेयर की बात करते हैं क्रैनिंग के नीचे। ओके, ये कहाँ से आ गए? पाया मैटर, पैड बनता है ना, पैड मैटर, रेक्नाइट मैटर एंड डूरा मैटर, ठीक है। ये लेयर्स होंगी पाया मैटर, रेक्नाइट मैटर एंड डूरा मैटर, पैड से, PAD। अच्छा, हमारे पास जो CSF फ्लूइड है वो कहाँ पे सर्कुलेट करता है? नो, वी आर डूइंग द पैथोलॉजी। यस, सब अरेक्नाइड स्पेस इसके नीचे होते हैं, सब अरेक्नाइड स्पेस में, ठीक है। और मैंने आपको सर्कुलेशन वो बता दी थी कैसे वो थर्ड वेंट्रिकल से एपिडर्मल सेल से बनता था, लेटर वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, सेरेब्रल एक्टिव डक्ट ऑफ सेल्वियस से, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से वो जाता था सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर, जो मिड लाइन में थी फोरामेन ऑफ मुगेंडी, और लेटर साइड पे फोरामेन ऑफ लुश्का। ओके, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यस, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, वो किसके अंदर कनेक्शन करवाता है? दैट इज थर्ड, ओके, थर्ड एंड फोर्थ है सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, ओके, ग्रेट। तो वो मोस्ट कॉमन काजिंग होती हैं, और ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलिस होगा कि नॉन कम्युनिकेटिंग होगा? ओके, व्हाट इज कम्युनिकेटिंग? कम्युनिकेटिंग वो होता है जिसके अंदर हमारे पास वो CSF फ्लूइड
सर्कुलेट कर सकता है फ्रॉम द डिफरेंट चैम्बर्स। नॉन कम्युनिकेटिंग जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इन द वन लाइक सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, तो वो आगे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। ओके, एग्जांपल्स हम और पढ़ेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम मैंने आपसे ये बताने का पर्पस ये था कि हम ये पढ़ सकें सीएसएफ फ्लूइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड। जैसे हमने वो सीरोलॉजी मार्कर पढ़े थे ना, सीरोलॉजी मार्कर पढ़े थे हेपेटाइटिस बी की, दैट वाज क्वाइट अ conceptual थिंग। तो यहाँ पे भी हम सीएसएफ के क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई वांट कि आप थोड़े से उसके की पॉइंट्स अपने फिंगर टिप्स पे रखें और फिर हम उसको अप्लाई भी करेंगे। ओके, फाइन। बिफोर गोइंग इनटू दैट सीएसएफ फाइंडिंग्स, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर इन लेयर्स की इन्फेक्शन हो जाए आइदर ड्यू टू सीएसएफ और आइदर ड्यू टू थ्रू द क्रॉसिंग ऑफ बैक्टीरिया थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ठीक है। अगर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको क्या कहते हैं? एनकेफ्लाइटिस, यस, एनकेफ्लाइटिस। ठीक है, एनकेफ्लाइटिस। ओके, मेनिंजाइटिस आपने पढ़ा होगा कि 0 से 6 मंथ तक हमारे पास ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दैट इज बेबी, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड इकोलाई, राइट? इकोलाई। ओके, ऑनवर्ड 6 मंथ से ऑनवर्ड लाइक ओल्ड एज तक, जितनी भी एज है, दैट आपने याद रखना है। ये निमोनिक एक एसपी है, इंस्पेक्टर है, वो उसको एक लड़की एनएम नाम की लड़की जाके फ्लर्ट कर रही है बाय सेइंग इट हाय। ठीक है, बाय सेइंग इट हाय। ओके, एसपी स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, एनएम नाम की लड़की थी, दैट इज नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, और उसको हाई कह रही है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट? Okay, SPNM high, right? SPNM high. This is the organism which causing the meningitis from 6 month onward up till हमारे पास old age. Okay, fine. Uh, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर वो टीन एज की बात करे लाइक 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है या मेल फीमेल, और अलोंग विद मेनिंजाइटिस की सिम्टम्स बता रहा है हमें, तो कौन से साइन होते हैं हमारे पास मेनिंजाइटिस के? कर्निंग एंड ब्रूजेस की साइन ना, कर्निंग एंड ब्रूजेस की साइन। ओके, तो ये वाले आएंगे, कर्निंग एंड ब्रूजेस की साइन। ओके, तो वो टीन एज की बात कर रहा है, 25 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, और उसके बाद उसने मैक्यूलर पेपुलर रैश की बात कर दी है। सो ऑलवेज वेन एवर इट मेनिंजाइटिस का केस है और उसके बाद मैक्यूलर पेपुलर रैश है, टीन एज की एज आ रही है, गो विद नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ऑलवेज गो विद नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अदरवाइज आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? अगर वो मैक्यूलर पेपुलर रैश ना दे रहा हो, एसपीएनएम हाई, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अगर 0 से 6 मंथ की बात कर रहा हो तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड इकोलाई। ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई में कौन आएंगे? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन या एग्लेक्शिया? यस, ग्रुप ए के अंदर हमारे पास जो होते हैं, ग्रुप ए के अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है उसके अंदर पायोजीन्स आती हैं, और जो ग्रुप बी के अंदर होते हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एग्लेक्शिया। ठीक है, एग्लेक्शिया। ओके, जो हमारे पास रोमेटिक फीवर के अंदर करवाता था वो ग्रुप ए था या ग्रुप बी था? ग्रुप बी, डॉक्टर साहिबा। तो गलत है ना, ग्रुप ए है। ए जो मुंह खुलता है ना, जिस वर्ड से बोलने से मुंह खुलता है, मुंह से जाता है ना, वो ग्रुप ए स्टेप होगा। दैट इज द ब्लंडर्स जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। बी फॉर ब्रेन एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द मेनिंजाइटिस केसेस। ठीक है, ए से मुंह खुलता है, मुंह खोलो, लंबा सा आंख हो डॉक्टर साहिबा। अभी जिसने बी बोला था, ए को ए कहने से मुंह खुलता है कि बी कहने से खुलता है डॉक्टर साहिबा? ओके, वो कौन थी जिन्होंने ग्रुप बी का है? ओके, नहीं बोलना, नहीं खोलना मुंह उन्होंने, ठैक, ठीक है, कोई बात नहीं। आज अगर मुंह खोल लेते ना पूरी जिंदगी आपका जो है ना, नहीं बोलना था कि रोमेटिक फीवर के है ना ग्रुप ए वाला होता है। मुंह खोलेगा तो ए आता है। ठीक है, वो जाके हमारे पास
करवाता है रोमैटिक फीवर, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट एम प्रोटीन्स, ठीक है, एम प्रोटीन्स। और कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, 2, 3, 4? ओके, मैंने ये आपको याद नहीं करवाया अभी। खैर, अच्छा, इसी तरह मैंने नेफ्रो में आपको बात की थी कि हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, उसके अंदर ग्रुप ए होता है, बी होता है? ये तो मैंने बताया हुआ है ना। यस, ग्रेट डॉक्टर ओमा, दैट इज ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक, ठीक है। हम ग्रुप बीटा हिमोलिटिक को कंफ्यूज कर देते हैं ग्रुप के साथ। हिमोलिसिस में आपको बताऊंगा, अल्फा होती है, बीटा होती है, और डेल्टा नो हिमोलिसिस वाला होती है। खैर, ओके। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर ग्रुप ए, हमारे पास रूमेटिक फीवर के अंदर ग्रुप ए, और जो हमारे पास ये मेनिंजाइटिस करवाते हैं उसके अंदर हमारे पास ग्रुप बी होता है, बी फॉर ब्रेन एंड बी फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके, एक और हमारे पास सीक्वेंस आती है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्प्लीन, ठीक है। अगर इसको हमने लाइक प्रोस्प्लीनेक्टमी कर दी है और इसकी काट दिया, तो हमारे पास ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस क्या होगी? उसकी होती है एस पी हाई एनम, ठीक है, एस पी हाई एनम, ठीक है, एस पी हाई एनम। अच्छा, ओके, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। यहाँ पे क्या होता है, एस पी एन एम हाई है, ठीक है, और वहाँ पे एस पी हाई एन एम होता है। ओके, फाइन। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अबाउट, हमारे पास हेमरेज की बात कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डोरा मैटर, ठीक है, डोरा मैटर है हमारे पास। ओके, बिफोर गोइंग इनटू हेमरेज, आई वुड लाइक कि मैं आपको सीएसएफ की फाइंडिंग की बात करते हैं पहले। ओके, सीएसएफ की फाइंडिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी? सीएसएफ के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, और हमारे पास ग्लूकोज देखनी होती है, हमने उसके बाद प्रोटीन देखनी होती है, ठीक है, जब भी सीएसएफ की इन्फेक्शन की हम बात कर रहे होते हैं। ओके, फाइन। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सीएसएफ फ्लूइड, ठीक है। सीएसएफ फ्लूइड कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है लोकेशन? सब अरेक्नाइड स्पेस में, सब अरेक्नाइड स्पेस। फॉर सपोज एक एक बंदे ने लंबर पंक्चर किया है फॉर सीएसएफ एनालिसिस के लिए, तो लंबर पंक्चर कहाँ पे करेगा वो? अडल्ट के अंदर। लोअर बॉर्डर ऑफ एल वन, लोअर बॉर्डर ऑफ एल वन, लोअर, यस, लोअर बॉर्डर ऑफ एल वन इन केस ऑफ एडल्ट्स, ठीक है, and upper border of L3 in case of child. Correct me if I am wrong. ठीक है, upper border of चाइल्ड के अंदर अपर बॉर्डर ऑफ L3, ठीक है। और हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज ये आ जाता है लोअर बॉर्डर ऑफ L2 इन केस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सो वो भी एक ही बात होती है, अपर बॉर्डर ऑफ L3 या लोअर बॉर्डर ऑफ L2, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, लंबर पंक्चर किया है फॉर एग्जांपल, उसने उसको सी एस एफ फ्लूइड विद जेंथोक्रोमिया मिल गया, जेंथोक्रोमिया, वेयर इज द हेमरेज, कहाँ पे हेमरेज होगी? जेंथोक्रोमिया मिल रहा है उसको, सेबरेक्नेट स्पेस में, ठीक है, जेंथोक्रोमिया। ओके, जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वो कहाँ पे देते हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल या सबरेक्नाइट? एपिड्यूरल, ठीक है, एपिड्यूरल हम देते हैं, दैट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है, एपिड्यूरल देते हैं। एपिड्यूरल किसके नीचे होता है? लिगामेंटम फ्लेवम, लिगामेंटम इंटर स्पाइनस लिगामेंट किसके अंदर होता है? इमीडिएटली बिलो लिगामेंटम फ्लेवम, यस, इमीडिएटली बिलो लिगामेंटम फ्लेवम एपिड्यूरल स्पेस आ जाती है, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट लंबर पंक्चर। क्या होता है, देयर इज पंक्चरिंग एट द लंबर साइड, either we can give the epidural anesthesia, spinal anesthesia, or we can do subarachnoid CSF analysis, ठीक है। अब हम यहाँ पे CSF एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं, नॉर्मल हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद
जी, जी। एपिड्यूरल पे देते हैं ना स्पाइनल एनेस्थीसिया? ओके, ओके। एपिड्यूरल मोस्टली L2, L3, okay. Uh, yes, L2, L3, exactly. In between L2, L3. Yes, you are right. किसने बताया? ओके, यहाँ पे ना डिफरेंट वैल्यूज हैं राना निशान। आई विल लेट यू नो यहाँ पे ना। सॉरी। नहीं, नहीं। ओके, यहाँ पे ना दो वैल्यूज हैं, कुछ लोगों ने L3, L4 लिखा हुआ है, कुछ L4, L5 कहते हैं। ठीक है, बट ज्यादा प्रायोरिटी जो देते हैं ना हम L3, L4 को देते हैं ओवर L4 और L5 के। राना निशान, आर यू देयर? यस, यस। जी, जी, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर L4 एंड L5 पे। ओके, दैट एपिड्यूरल इज मोस्ट L3 एंड L4। ओके, दीज आर द स्पाइनल थिंग्स। खैर, ये मैं स्पाइनल के साथ पढ़ाना चाह रहा था। स्पाइनल वाला एक लेदर यूनिट आता है हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल थिंग्स। नॉर्मल थिंग, नॉर्मल में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं? लाइक 0 to 5 हो सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स, 0 to 5। ओके, 0 to 5 और रिमेंबर 0 to 5। ओके, 0 to 5 यूनिट्स क्या होते हैं? दैट इज सेल्स पर माइक्रोमीटर। ठीक है, सेल्स पर माइक्रोमीटर, सेल्स पर माइक्रोमीटर। ओके, दैट इज ग्लूकोज कितनी होती है हमारे पास? दैट इज 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये आपने यूरिन, प्लीज आपने इसको फोकस करना है, निगलेक्ट नहीं करना। अक्सर एमसीक्यूज में वो यूनिट्स ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर लीटर दे देता है। तो आपने ये यूनिट मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हवाले से देखना है कि दैट्स वैल्यू इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर दी हुई है, जो आप 20 to 40 याद करते हैं। और जो प्रोटीन होती है दैट इज 45 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ओ 80, सॉरी, 45 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अगेन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फाइन। अब हमने सबसे पहले देखनी है सेल्स को। ठीक है, रिमेंबर सबसे पहले सेल्स को। कंडीशन ज़्यादातर वो कौन सी पूछता है? वायरल, बैक्टीरियल। ओके, सबसे पहले बैक्टीरियल की बात करते हैं हम। ओके, दैट इज बैक्टीरियल। सबसे पहले मोस्ट कॉमन पायोजेनिक बैक्टीरिया। कौन कौन से? ये सारे इनमें से कोई भी, SPNM हाई वाले में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, वायरल हो सकता है या नहीं? बैक्टीरियल के अंदर टीबी वाला इज एन एक्सेप्शन केस। यस, 20 to 40, 20 to 40। ओके, दैट इज 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, दैट इज टीबी का हमारा एक केस होता है। यस, 45 to 80। यस, मेरी हैंड राइटिंग माशाल्लाह ओरिजिनल में भी इससे भी गंदी है। ओके, दैट इज जीरो ना, 45 to 80। ओके, ओके, टीबी के अंदर क्या होता है और हमारे पास वायरल के अंदर क्या होता है? प्लीज़ फंगल को टीबी से थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दें, उसमें ना इम्यूनो डेफिशिएंसी आएगी। पेशेंट एचआईवी का है, इम्यूनो डेफिशिएंस है, उसमें कोई ओरल कैविटी के अंदर आपको लाइक लेयर्स मिलेंगी फंगल इन्फेक्शन की, और उसकी तरफ तब आप फंगल की तरफ जाइएगा, अदरवाइज आप फंगल को एक लैदा हिस्ट्री ही रखेगा। ठीक है, बैक्टीरियल के अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया था। बैक्टीरियल के अंदर देर इज इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल काउंट हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल काउंट्स। तो उसको हम कहते हैं पोलीमोर्फो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, पोलीमोर्फो न्यूट्रोफिल्स जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया खाते हैं ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा, और हमारे पास ग्लूकोज बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बहुत कम हो जाती है, लाइक लेस देन, हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर लेस देन 20 चली जाती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादातर ये खाता है, और ये प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लाइक इट इज़ ग्रेटर देन 80 मिलीग्राम से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाती है प्रोटीन। अच्छा, मोस्टली इसका जो वैल्यू है, लाइक हम अगर बात करें तो 250 जो यूवर्ल्ड ने लिखा हुआ है, अप टू वैल्यू ग्रेटर देन 250। ठीक है, कितना?
आई थिंक सो फर्स्ट उसने रफ़ी ने ये वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, तो दैट इज़ इन द यू वर्ड, ठीक है। अक्सर सिनेरियो क्लोज मैच कर रहे होते हैं तो हमने डिफरेंशिएट करना होता है उनको, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की बात होगी और उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ ये वैल्यू होगी टीबी की। टीबी के अंदर क्या होते हैं, दे आर सेल्स विच आर लिम्फोसाइट्स। अगर न्यूट्रोफिल्स हो, आपने हमेशा बैक्टीरिया की तरफ जाना है और उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है कि प्रोटीन उसकी इंक्रीज होनी चाहिए और ग्लूकोज कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लेम्फोसाइट्स आ रहे हैं, आपके दो ऑप्शन आएंगे, आइदर इट इज टीबी और आइदर इट इज वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। ओके, रिमेंबर, अगर आपके पास न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा है, लाइक न्यूट्रोफिल आपके पास 75% है और 25% आपके पास हैं वो lymphocytes. So always remember कि जो resolving पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ओके, जो ये जो रिजॉल्विंग पायोजेनिक बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर ये सिनेरियो आ जाता है कि न्यूट्रोफिल और lymphocyte दोनों आना शुरू हो जाते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय सच सिनेरियोज। वो पायोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन की तरफ जा रहा होता है लेकिन वो रिजॉल्विंग फेज के अंदर होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, lymphocyte जब आ जाए आपके पास, दैट इज टू ऑप्शन, आइदर इट विल बी टीबी और आइदर इट विल बी वायरल इन्फेक्शन। अब आपने जो चीज़ देखनी है ना उसके अंदर, टीबी के अंदर, कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटीन है दैट इज़ लेस देन 150, ठीक है, इंक्रीज होती है लेकिन लेस देन 150, ओके, दैट इज़ लेस देन 150, ओके। ये जो मैंने आपको बताई है ये कितने से ज़्यादा होती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 250, ठीक है। यस, ग्रेटर देन, और अच्छा ये ग्लूकोज है, सॉरी, यहाँ पे लेस देन 150 आएगा, ठीक है, ये टीबी के अंदर प्रोटीन, ओके। और हमारे पास ये जो ग्लूकोज की वैल्यू होगी टीबी के अंदर, दैट विल बी इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, सॉरी। लेकिन रिमेंबर यहाँ पे मार्केटली डिक्रीज नहीं करता, यहाँ पे मार्केटली डिक्रीज नहीं करेगा, लाइक 35 तक आ जाएगा, ठीक है, क्लोज टू द नॉर्मल रेंज के अंदर। तो ये डिक्रीज करेगा बट नॉट टू मच डिक्रीज, ओके। मैंने ना वैल्यूज उल्टी लिख दी थोड़ी सी, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ एंड नो बडी इज पॉइंटिंग आउट मी, ओके। ये जो 20 to 40 है दैट, अच्छा, मैंने उधर करेक्ट नहीं किया, दैट इज 14, ओके, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही वैल्यूज ऐसे लिखनी है, ग्रेटर देन 250, ओके, आज तो कारनामे हो गए, दैट इज ग्रेटर देन 250 से ज़्यादा होगी, ठीक है। और हमारे पास ये लेस देन 20 होगा, ओके, दैट इज लेस देन 20, ओके फाइन। ग्लूकोज ग्लूकोज जो है ना 45 to 80 है, टीबी के अंदर हमारे पास लेस देन 20 हो जाता है, लेस देन 20 इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टीबी के अंदर हमारे पास, मैं उधर आता हूँ, टीबी की बात करते हैं। टीबी के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज है ना दैट इज लाइक नॉट टू मच डिक्रीज, 20 से ज़्यादा ही होता है वो, ठीक है, 20 से ज़्यादा ही होता है। और लाइक हमारे पास यू कैन से कि हमारे पास ज़्यादा डिरेंज नहीं होता ग्लूकोज, ठीक है, लाइक ये हमारे पास 30 की रेंज में आ रहा होता है, 30 टू वो 40 की रेंज के अंदर ना, 40 की रेंज में, ओके, 30 to 40 की रेंज में, ओके, दैट ये रेंज होती है, इसमें मार्केटली डिक्रीज करता है बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, वायरल के अंदर क्या होता है, दैट प्रोटीन जो यहाँ पे हमने टीबी की बात की थी कि यहाँ पे लेस देन 150 होगा, लेस देन 150 होगा प्रोटीन, दिस इज लेस इंक्रीज होगी, लेकिन 20 to 40 होती है ना मिलीग्राम नॉर्मल,
यहाँ पे इंक्रीज होगा लेकिन लेस देन 150, ठीक है, 150। बहुत सी आप सिनेरियोज देखें, दीज आर यूवर्ड वैल्यूज। आई नो सीपीएसपी में बहुत सी वो चेंजेस करता है, लेकिन आपको हेल्प आउट हो जाएगी फ्रॉम द सेल्स। अच्छा, वायरल के अंदर क्या होता है, देयर इज हमारे पास ये प्रोटीन जो है वो नॉर्मल भी रह सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है, ठीक है, बट नॉट टू मच। ओके, आई एम मिक्सिंग थिंग्स, आई एम मिक्सिंग थिंग्स। क्या हो गया, क्या कह रही हैं? ओके, हाँ मुझे भी लग रहा है मैंने ना सारी ओके, शुरू से स्टार्ट करूँ मैं? शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द न्यू वन? मेरे ना ऊपर से टाइटल ही गलत हो गया। ओके, प्लीज़ दोबारा से हम करते हैं प्लीज़। आई एम रियली सॉरी। ओके, यहाँ से ही करें? ओके, फाइन। ओके, जस्ट अ मिनट। 20 और मटेरियल में लिखना है 250 और ओके, ये जो ओके फाइन, ये हमारे पास वायरल रह गया। ये जो वैल्यू थी ना टीबी के अंदर, यस, 100 टू 500। नो, इट इज क्लियर ना, 100 टू 500, दैट इज ओके। ओके, दैट इज लेस देन 150। ओके, मैं ट्रिप से आया हूँ, दिमाग नहीं आया मेरा अभी। खैर, यहाँ पे 40 टू 80, 40 टू 80, ठीक है, 40 टू 80। अच्छा, अगेन मैं दोबारा बात करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल होती है, ये दैट इज़ हमारे पास मोस्ट लाइकली वाइट ब्लड सेल होते हैं 0 टू 5, ठीक है, ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते। बैक्टीरियल के अंदर क्या होते हैं, दैट इज़ पोलीमोर्फो न्यूट्रोफिल्स, ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और प्रोटीन जो है हमारे पास 250 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमारे पास मार्केटली डिक्रीज होता है, दैट इज़ बैक्टीरिया, ठीक है, ग्लूकोज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके अंदर रिजोल्विंग फेज के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और 25% लेम्फोसाइट्स आ जाते हैं। लाइक ऐसा सिनेरियो जिसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा, अगेन ज़्यादा होंगे, और उसके साथ लेम्फोसाइट भी आ जाएं, तो इसका मतलब है दैट इज रिजोल्विंग फेज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, मार्केटली डिक्रीज हमारे पास ग्लूकोज होगी, एंड देर इज न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। और हमारे पास प्रोटीन की रेशियो इन ऑर्डर टू सेपरेट फ्रॉम अदर इन्फेक्शन दैट इज ग्रेटर देन 250, ठीक है, एक पॉइंट। अब दूसरा, टीबी के अंदर हमारे पास जो मेजर सेल्स होते हैं लेम्फोसाइट्स, ठीक है, लेम्फोसाइट्स होते हैं। और हमारे पास ये जो टीबी की ग्लूकोज होती है, दैट इज लेस देन, हमारे पास नॉर्मल से लेस होती है, 30 टू 40, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है, यहाँ की ग्लूकोज इन अ नॉर्मल सेंस, ठीक है, नॉर्मल रहती है वायरल के अंदर, नॉर्मल, और या तो अनएक्सपेक्टेडली समटाइम ग्लूकोज इंक्रीज भी कर जाती है, ठीक है, इंक्रीज भी कर जाती है, दैट इज इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। रिमेंबर, कभी भी बैक्टीरियल और टीबी के इन्फेक्शन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होगी। अगर वो ग्लूकोज ज़्यादा होती है अलॉन्ग विद लेम्फोसाइट, दैट इज 100% श्योर कि दैट इज वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अगर नॉर्मल रहती है, लेम्फोसाइट है, दैट इज मोस्ट लाइकली वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। और प्रोटीन हमारे पास इंक्रीज होगी बट लेस देन 150। एम आई क्लियर नो? आप किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? इफ एनीबॉडी हैव कन्फ्यूजन प्लीज लेट मी नो। यस राना निशा। सॉरी सॉरी। राना निशान, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन में क्या? टीबी, यस। जी जी।
हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, वो उसके अंदर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होते हैं, नॉट न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? टीबी के अंदर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ नॉट बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल्स नहीं होते। यस, यू आर राइट कि ये बैक्टीरियल होता है, बट एक्सेप्शन इज़ टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये वाल्व वाल्व होता है ना हमारे पास, माइकोप्लाज्मा, जो इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो रहा है, माइकोलिक एसिड होता है इसके अंदर, विच इज़ एक्सेप्शन फ्रॉम द अदर सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, इसका डिफरेंट होता है। एसिड फास्ट स्टेन ये स्टेन करता है एज कम्पेयर टू द जो हमारे पास दूसरे स्टेनिंग्स होते हैं ग्राम स्टेनिंग के बजाय। ठीक है डॉक्टर राना निशान। ओके, क्या कह रहे हैं? ओके, जी जी, ओके फाइन। देखें, टीबी न्यूट्रोफिल्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल्स, और क्रोनिक इन्फेक्शंस के अंदर lymphocytes, ठीक है? दैट इज कंडीशंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन केस ऑफ सेल के जब इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन के लिहाज से होता है। द सेल इन्वॉल्वमेंट इन केस ऑफ acute एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दिस इज द केस ऑफ CSF फाइंडिंग्स। ठीक है डॉक्टर साहिबा। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा चलते हैं आगे। CSF पे रुक गए हैं, अभी इसको अप्लाई भी करना है मैंने। अच्छा, दूसरा हमारे पास लोब्स की बात होती है, ब्रोकाज एरिया क्या होते हैं, लाइक व्हाट इज हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है, स्काइजोफ्रेनिया क्या होता है, व्हाट इज एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं डिलूजन्स, ठीक है, डिलूजन्स। अच्छा, डिलूजन कहते हैं फेम, जो बिलीव फॉल्स बिलीव्स होती हैं, लाइक अगर किसी बंदे को कहता है कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और वो उस बंदे से जाके पूछता है कि कोई चक्कर है, वो कहता नहीं है, और फिर भी वो यकीन नहीं करता, ठीक है, दैट्स मीन्स दैट इज फॉल्स बिलीव्स है, और वो इस पे पुख्ता है, दैट इज डिलूजन। स्काइजोफ्रीनिया क्या होता है, देयर इज समथिंग हमारे पास लाइक एबनॉर्मल परसेप्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, वो स्काइजोफ्रीनिया होता है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट ना हो और फिर भी हमें कोई चीज़ परसीव कर रही हो, दैट इज हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन मुगालता, जिसका कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता। ओके फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज ब्रोकाज एरियाज, और हमारे पास एस्टिरोगनोसिस और प्रोस्पागनोसिया। अच्छा, ये वाली बातें मैं करूँगा। ओके, हमारे पास ना, फॉर एग्जांपल, ब्रेन है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब है, ठीक है, दिस इज अ टेम्पोरल लोब, दिस इज अ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उसके फ्राइटल लोब है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंटल लोब है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन इन द लोब्स कौन सा होगा? फ्रंटल लोब, ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन इज फ्रंटल लोब। ओके, रिमेंबर मैं, ओके, मैं यहाँ पे आपको थोड़े से और पॉइंट बता दूँ। अंटीरियर कोरोनियल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मिडल कोरोनियल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है, और हमारे पास पोस्टीरियर कोरोनियल आर्टरी। की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स जस्ट, एंटीरियर कोरोनियल आर्टरी अगर इन्वॉल्वमेंट होगी, दैट इज पैरालिसिस होगी ऑफ द कंट्रालेटरल लेग, ठीक है, एंटीरियर आर्टरी थ्रोम्बोसिस। एंटीरियर आर्टरी थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होगी, देयर इज पैरालिसिस ऑफ कंट्रालेटरल लेग, ठीक है। मिडल, जो हमारे पास कोरोनियल आर्टरी होगी, अपर लिम्स और फेस इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, मिडल कोरोनियल आर्टरी। पोस्टीरियर कोरोनियल आर्टरी के अंदर देयर इज विजुअल कोर्टेक्स और मैक्यूलर स्पेरिंग, कॉन्ट्रालेटर मैक्यूलर स्पेरिंग होती है इसके अंदर। पोस्टीरियर विजुअल एरिया हमारे पास इन्वॉल्व करता है। बेसिलर आर्टरी इन्वॉल्व कर रही है, दैट इज क्वाड्रीप्लेजिया, बेसिलर आर्टरी, ठीक है, बेसिलर आर्टरी। और सर्कल ऑफ व्हीलस कहाँ पे होता है हमारे पास? सर्कल ऑफ व्हीलस, सर्कल ऑफ व्हीलस सब अरेक्नाइड स्पेस, ठीक है, सर्कल ऑफ व्हीलस। अच्छा, ऐसे सर्कल बनता है एंटीरियर कम्युनिकेटिव इंटरनल क्रोनियल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिव आर्टरी। उसके अंदर हमारे पास जो एन्यूरिज्म होता है वो कौन से वाला होता है, दैट इज पेरी एन्यूरिज्म और सेकुलर एन्यूरिज्म जिसको कहते हैं। मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म, दैट इज बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है, जो कि एक ही साइड से निकलता है, नॉट फ्रॉम द बोथ साइड्स, जैसे कि ऐसे दोनों साइड से निकल आता है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्यूसिफॉर्म, वो नहीं होता बेरी एन्यूरिज्म और सेकुलर एन्यूरिज्म। बेसिलर आर्टरी क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया चारों चारों हमारे पास जो लिम्स हैं उनके पैरालिसिस, दैट इज क्वाड्रीप्लेजिया। ओके फाइन। ओके, फ्रंटल लोब, प्राइटर एंड टेम्पोरल लोब। अच्छा,
हमारे पास ब्रोकाज एरिया क्या होता है, बोलने वाले एरियाज। जो हमारे पास ब्रोकाज एरिया 22 होता है ना, 22 मोटर एफेक्सिया जिसको कहते हैं, मोटर एफेक्सिया, यू नो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नोज, दिस इज अ मैन, ठीक है। और यहाँ पे उसका ये है, और ये आईज अ लिटिल बिट। अच्छा, यहाँ से ये बोलेगा, ठीक है, ब्रोकाज एरिया, मोटर एरिया, जो ब्रोकाज एरिया कहते हैं, मोटर एरिया, जिस जो बोलने के साथ एसोसिएटेड होता है, दैट इज 44 एंड 45 एरिया उसका नंबर होता है, 44 एंड 45। और इंफीरियर फ्रंटल लोब्स के अंदर होते हैं। रिमेंबर इट बाय दिस वे कि फ्रंटल लोब है सामने हमारे, और उसके जो बोलने वाले हम मुंह से बोलते हैं वो इंफीरियर साइड से है। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इंफीरियर फ्रंटल एरियाज इज मोटर। मोटर जो है एफेक्सिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। मोटर एफेक्सिया क्या होता है, देयर इज हमारे पास इनएबिलिटी टू स्पीक, ठीक है। अच्छा, ये वाला हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं, देयर इज सेंसरी एफेक्सिया, ठीक है। इनएबिलिटी, सेंसेशन उसको नहीं आ रही, ठीक है, सेंसेशन नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदे ने उसकी कनपट्टी पे जो है ना बंदूक रखी हुई है, और उसको कहता है भाई जो कुछ है निकाल दे, ठीक है। तो सुपीरियर कनपट्टी पे भाई जो कुछ है निकाल दे, ठीक है। हमारे पास सेंसरी एफेक्सिया है। और उसके बाद सुपीरियर टेम्परल, यहाँ पे कनपट्टी पे उसने बंदूक रखी हुई है ऐसे, ठीक है। ऐसे खैर, जस्ट अ सार्केस्टिक वे टू लर्न द एरिया। सुपीरियर टेम्परल जो एरिया इन्वॉल्वमेंट होती है, कनपट्टी पे लिखा हुआ है, उसको कह रहा है बड़े प्यार से, भाई जो कुछ है निकाल दे। उसको समझ लग जाती है ना कि कनपट्टी पे बंदूक रखी है, तो उसको समझ ही लग जाती है, दैट इज सेंसरी एरिया, ठीक है। सेंसरी एरिया ब्रोकाज एरिया होता है। सुपीरियर टेम्परल, ओके, सुपीरियर टेम्परल जो एरिया होता है, एरिया नंबर 22, दैट इज हमारे पास सेंसरी एफेक्सिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, ओके। दूसरा हमारे पास होता है ग्लोबल, जिसके अंदर वर्निकीज। अच्छा, इस एरिया को क्या कहते हैं, वर्निकीज एरिया, ठीक है। वो कहते हैं ना बढ़ गए भाई, बंदूक रख दी है तो यही फीलिंग आती है, वर्निकीज एरिया। और यहाँ पे हमारे पास इसको क्या कहते हैं, ब्रोकाज एरियाज, ठीक है, बोलने से। ब्रोकाज एरिया 44 एंड 45 इंफीरियर फ्रंटर जो होता है, ब्रोकाज एरिया, मोटर एफेक्सिया कहते हैं। और जो हमारे पास सेंसरी एफेक्सिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, उस एरिया को कहते हैं वर्निकीज एरिया, और इसका पॉइंट कौन सा होता है, दैट इज 22, ठीक है, 22 एरिया नंबर। एक होता है ब्रॉडमैन एरिया 321, वो बस यही होता है कि वो आल सोमैटोसेंसरी जो सेंसेशन है, वो हमारे पास ब्रॉडमैन एरियाज 321 होता है। ब्रॉडमैन एरियाज क्या होते हैं, ये वो जो नंबर दिए हुए हैं ना सेरेब्रल सर्कल्स को, इनको कहते हैं ब्रॉडमैन एरियाज। ये ब्रॉडमैन एरिया 22 और जो 44 45 होता है उसको हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं। 22 वाला है जो, उसको हम कहते हैं, दैट इज हमारे पास 22 वाला कौन सा, वर्निकीज एरिया, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है ग्लोबस। ग्लोबस एफेक्सिया, ग्लोबस आपने याद रखना है, दैट इज ग्लोबल समथिंग आर्क रिलेटेड, आर्क रिलेटेड, ठीक है, आर्क रिलेटेड। तो यहाँ से आर्क, आर्क वर्ल्ड वाइड आर्क, दैट इज आर्कुएट फेसिकुलस, आर्कुएट फेसिकुलस, आर्क से याद रखिएगा। ग्लोबल एफेक्सिया के अंदर दैट इज आर्कुएट फेसिकुलस इज डिफेक्टेड। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हो गया? ओके, ग्लोबल एफेक्सिया आर्कुएट फेसिकुलस होता है, ओके। जो यहाँ पे ग्लोबल होता है ना, इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, वर्निकीज, वर्निकीज और ब्रोकाज एरिया दोनों, प्लस आर्कुएट फेसिकुलस, ठीक है डॉक्टर साहिबा, वर्निकीज एंड ब्रोकाज एरिया दोनों प्लस आर्कुएट फेसिकुलस, यू कैन चेक इट अगेन। अच्छा, एनोमिक फेजिया के अंदर क्या होता है, दैट इज एंगुलर गायरस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। एनोमिक एरिया एंगुलर गायरस इन्वॉल्वमेंट, एंगुलर गायरस इन्वॉल्वमेंट, ओके। अच्छा, अगर एक बंदे को लेयन हुई है ब्रेन की, उसके बाद वो लिख नहीं पा रहा, और वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, मतलब वो बोल सकता है सही तरीके से वो, लेकिन जो उसको हम बोल रहे हैं उसको वो समझ नहीं आ रही, तो कौन सा एफेक्सिया होगा? वर्ड निकीज,
ओके, व्हाई वर्निकीज? बिकॉज ऑफ सेंसरी, वो इंटरप्रिटेशन नहीं सही कर पा रहा। यस, सेंसरी हमारे पास सेंसरी जो एफेक्सिया होते हैं उसमें लॉस ऑफ सेंसरी इंटरप्रिटेशंस, कि वो हमारे पास इंटरप्रिटेट सही तरह से नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल ब्रेन लेजन हुई है, उसके बाद हमारे पास वो पेशेंट बोल नहीं पा रहा, दैट विल बी कौन सा होगा? ब्रोकाज एरिया। ठीक है, अगर वो समझ नहीं पा रहा हमारे पास लेकिन के बाद लिख नहीं पा रहा, लेकिन बोल सकता है बट नॉट फ्लुएंट, ठीक है, दैट विल बी द वर्ण कीज एरिया, वर्ण कीज एरिया। और अगर हमारे पास एंगुलर गायरस की बात आ जाए तो दैट इज एनोमिक फेजिया। ठीक है, एंगुलर गायरस में एनोमिक फेजिया होता है। ग्लोबल फेजिया के अंदर दोनों आ जाते हैं और आर्कुएट फेसिकुलस इन्वॉल्वमेंट होती है, आर्कुएट फेसिकुलस। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को ब्रेन की इंजरी हुई है और उसका हमारे पास डायबिटिस इंसिपाइटिस कौन सा होगा, सेंट्रल और पेरिफेरल? सेंट्रल, देयर विल बी, यस, डिक्रीज रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। आर्कुएट, आर्कुएट से हमारे पास न्यूक्लियस से क्या निकलता है, देयर इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ओके। एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ, दैट इज एस्टेरोगनोसिस एंड प्रोस्पागनोसिस। ठीक है, एस्टेरोगनोसिस एंड प्रोस्पागनोसिस। व्हाट इज एस्टेरोगनोसिस? एस्टेरोगनोसिस होता है कि हम किसी चीज को हाथ लगा के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दैट इज एस्टेरोगनोसिस। ठीक है, और प्रोस्पागनोसिस क्या होता है? दैट इज हम, ओके, एस्टेरोगनोसिस क्या होता है कि हम हाथ लगा के किसी चीज़ को आइडेंटिफाई फील करके आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। और प्रोस्पैग्नोसिस क्या होता है कि हम फेस हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। प्रोपर पटोला प्रोस्पाग्नोसिस। ठीक है, प्रोस्पाग्नोसिस। अच्छा, एस्टीरोग्नोसिस क्या होता है? कंसिडर अ मैन, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर को किए हुए हैं, लाइक दिस इज अ मैन। ठीक है, उसने दोनों हाथ ऊपर को किए हुए हैं, और वो आसमानों को टच कर रहा है, ऐसे टच करने की कोशिश कर रहा है ऊपर हाथ से। सो यू नो, ऊपर वाला हमारे पास लोब इन्वॉल्वमेंट होगी यहाँ पे, प्राइटल नीचे होता है, और हमारे पास टेम्परल नीचे होता है, और प्राइटल थोड़ा सा ऊपर होता है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर एस्टीरोगोनोसिस। कंसिडर अ मैन टचिंग द स्काई, और हमारे पास जो एरिया इन्वॉल्वमेंट होती है एस्टीरोगोनोसिस के अंदर, दैट इज प्राइटल लोब। ठीक है, ओके, प्राइटल लोब इज इन्वॉल्व इन द एस्टेरोगनोसिस। अच्छा, उसके बाद प्रोस्पैगनोसिस के अंदर क्या होता है? व्हाट इज प्रोस्पैगनोसिस के अंदर क्या होता है? इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई फेसेस। ठीक है, फेसेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे जो मैंने आपको वर्निकीज एरिया बताया था, उसका कौन सा एरिया था? टेम्पोरल सुपीरियर था, इन्फीरियर था? यस, दैट इज सुपीरियर टेम्परल। उसने कनपट्टी के ऊपर वाली साइड पे वो बैठा हुआ था, ऊपर वाली साइड पे उसने बंदूक रखी थी। खैर, दैट इज सुपीरियर टेम्परल। रिमेंबर, हम दोनों इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, वर्निकीज एरिया को और प्रोस्पैगनोसिया को। ठीक है, प्रोस्पैगनोसिया के अंदर हमारे पास इंफीरियर टेम्परल आता है। ठीक है, प्रोस्पैगनोसिया के अंदर इंफीरियर टेम्परल आता है। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज दीज टू थिंग्स, इंफीरियर टेम्परल। अच्छा, समटाइम्स वो इंफीरियर टेम्परल के ऑप्शंस नहीं देता, तो वो लाइक टेम्प्रोप्राइटल ऑस्पिटल लोग, टेम्प्रोप्राइटो ऑस्पिटल लोग की दे देता है वो। ठीक है, इसी तरह समटाइम वो एस्टेरोग्नोसिस के अंदर हमारे पास जो प्राइटल लोब है उसकी ऑप्शन नहीं देता, प्राइटल लोब की। तो देन गो विद इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, प्राइटोलोग के अगर ऑप्शन नहीं है, देन गो विद इंटरनल कैप्सूल। ओके, यहाँ तक किसी को इशू है, प्लीज लेट मी नो। जी जी, फेस एंड अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। अच्छा, इंटीरियर जो है कॉन्ट्रालेटरल, हमारे पास पैरालिसिस होती है ऑफ द ऑपोजिट लिम्ब। ठीक है, इंटीरियर आर्टरी। रिमेंबर, मैंने जब आपको ये बताया था कि आर्टियर फिब्रिलेशन के अंदर जो थ्रोम्बस बनता है वो कहाँ पे लॉज करता है मोस्टली? आप कहते थे इंट्राक्रैनियल के अंदर, कहाँ पे लॉज करता था?
अंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो एम थ्रोम्बस बनता था, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो होती थी, वो जाके एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में लॉज करता था। ठीक है, एंटीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी होती है उसके अंदर अगर थ्रोम्बस हो जाए, कॉन्ट्रालेटरल हमारे पास पैरालिसिस होती है ऑफ द लेग। मिडल सेरिब्रल आर्टरी की अगर पैरालिसिस हो, इस्कीमिया हो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की, तो हमारे पास अपर लिम्ब और फेस इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, पोस्टीरियर हो तो हमारे पास ऑक्सीपिटल और विजुअल एरिया इन्वॉल्वमेंट होती है विद कॉन्ट्रालेटरल मैक्यूलर स्पेरिंग स्पेरिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो T6 है ना, T6 से ऊपर ऊपर जितनी भी हमारे पास सेंसेशन है, वो क्यूनिएटस होता है, क्यूनिएटस, न्यूक्लियर क्यूनिएटस। ठीक है, T6 से ऊपर फेस, फेस और T6 के ऊपर ऊपर जितनी भी सेंसेशन है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, क्यूनिएटस, Cuneatus। और जो नीचे से हमारे पास सेंसेशन आती है, ग्रेसिलस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस। ठीक है, ये वाले न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट होते हैं। सो अगर आपसे पूछे कि आर्म से सेंसेशन कौन लेकर जाता है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस। अगर लेग से पूछे कि कौन सी हमारे पास सेंसेशन लेकर जाता है, दैट इज न्यूक्लियस ग्रेसिलस। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास कंडीशंस आती हैं सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी की। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, अभी बताया है, R28 न्यूक्लियस से। R28 ग्लोबस में जो मैं बात कर रहा है, R28 फेस्कुलस से बताया था मैंने आपको कि R28 न्यूक्लियस से हमारे पास ये बनता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का इनहिबिटर कौन सा होता है, ग्रेट, R28 से हमारे पास निकला, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, इसका इनहिबिटर होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर कौन सा होता है, डोपामिन। ठीक है, डोपामिन प्रोलैक्टिन का होता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसके अंदर आर्कुएट न्यूक्लियस इज डिफेक्टेड और इंजर्ड हो गया, तो उस कंडीशन को क्या होगा, देयर विल बी हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगा, हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगा ना। जब हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं निकल रहा, तो हमारे पास हाइपोगोनेडोट्रोपिक गुनेडिज्म हो जाएगा ना, हाइपोगोनेडोट्रोपिक गुनेडिज्म। ठीक है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक गुनेडिज्म। ओके, गुनेडोट्रोपिक का क्या मतलब है कि गुनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं निकल रहा, तो गुनेडिज्म का क्या मतलब है कि गुनेड्स बन ही नहीं रहे। और ये किस कंडीशन के अंदर होता है, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, दैट इज कैलमैन सिंड्रोम। ठीक है, कैलमैन सिंड्रोम, कैलमैन सिंड्रोम कहते हैं इसको, कैलमैन सिंड्रोम। सॉरी। ओके, सिनेरियो हमारे पास यही आता है कि द पेशेंट इज उसके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसके अंदर वो डिक्रीज है, और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हमारे पास वो भी डिक्रीज है। ठीक है, वो भी डिक्रीज है। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, लाइक एनोस्मिया का पॉइंट आता है। और एनोस्मिया के अंदर ये होता है एनोस्मिया, लूज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि काली सी औरत है, एक काली सी औरत है, उसके पल्ले कुछ है नहीं और दूसरी औरतों को सूंघ रही है, सूंघने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन उसके वो खराब है सूंघने की कैपेसिटी। तो एनोस्मिया, लूज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, decrease gonadotropin releasing hormone in the serum, and decrease candral sexual characteristics। ओके, और डिलेड पुबर्टी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं कैलमैन सिंड्रोम के अंदर। एम आई क्लियर डॉक्टर आनंद शाह? ओके फाइन। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट कैलमैन सिंड्रोम। अच्छा, अब हाइपर सेक्सुअलिटी, हमने लो सेक्सुअलिटी की बात कर ली है, तो किसी कंडीशन के अंदर हमारे पास हाइपर सेक्सुअलिटी भी हो जाती है, वो कौन सी कंडीशन होती है,
ओके फाइन। अच्छा, एक और कंडीशन आती है जिसके अंदर अच्छा वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, हाइपरसेक्सुअलिटी वाला पॉइंट। खैर, अ, अच्छा एक प्रेडर विलाई सिंड्रोम होता है। प्रेडर विलाई सिंड्रोम, इसके अंदर हमारे पास लाइक उसकी जो एबनॉर्मल लाफ्टर होता है, शायद आपने कहीं देखा हो, लाइक बच्चों की तरह उसका ना लाफ्टर होता है, एबनॉर्मल लाफ्टर्स, ठीक है, तमस्खराना लाफ्टर होता है प्रेडर विलाई सिंड्रोम के अंदर। प्रेडर विलाई सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देयर इज हाइपरफेजिया एंड हाइपोगोनेडिज्म। हाइपरफेजिया एंड हाइपरगोनेडिज्म प्लेडर विलाई के अंदर। हाइपरफेजिया, ओके, हाइपरफेजिया। हाइपरफेजिया मीन कि देर इज इंक्रीज, उसकी भूख ज़्यादा हो जाती है, एंड हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है। सो हाइपरफेजिया विद हाइपोगोनेडिज्म इज प्रेडरविलाई सिंड्रोम, एंड एबनॉर्मल उसकी जो लाफ्टर होता है वो। अच्छा, इसका ये ना पटर्नल एसोसिएटेड होती है, पटर्नल 15, 15 पैटर्नल एसोसिएटेड, दैट इज 15 क्रोमोसोम में म्यूटेशन आती है। अच्छा, एक होती है हमारे पास जिसके अंदर जस्ट इन अप्रोप्रिएट लाटर होता है, केला, इन अप्रोप्रिएट लाटर, ठीक है, जिसके अंदर हंसता वो इन अप्रोप्रिएट वे में है। अगर जस्ट वही आपके पास एक पॉइंट आया, दैट इज एंगलमैन सिंड्रोम, ठीक है, एंगलमैन सिंड्रोम, रिमेंबर इट बाय एज एज दिस वे। एक बंदा है, उसने हंस रहा है और एक एक तरफ, यस, क्लोवर बूसी सिंड्रोम, यस डॉक्टर किसने बताया, जोया, दैट वाज क्लोवर बूसी सिंड्रोम, ग्रेट। क्लोवर बूसी सिंड्रोम, क्लोवर बूसी सिंड्रोम, हाइपरफेजिया, क्लोवर बूसी सिंड्रोम, डॉक्टर जोया, ग्रेट, थैंक यू। इसके अंदर हाइपरसेक्सुअलिटी हो जाती है, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होता, इधर शी इज हिज सिस्टर, मदर, डॉटर, क्लोवर बूसी सिंड्रोम के अंदर हाइपर सेक्सुअलिटी होती है। माउथ के अंदर वो चीज़ें इंट्रैक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हाइपर सेक्सुअलिटी की तरफ माइल होता है। अच्छा, एंगलमैन सिंड्रोम के अंदर एक तरफ वो मुंह को करके वो जो है क्या कहते हैं, हंसता है इनअप्रोप्रिएट लाटर के साथ, एंगलमैन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास आता है हाइपोगनेडिज्म के अंदर, वो होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ओवरीज होती हैं वो स्ट्रीक्स हो बन जाती हैं, ओवरी स्ट्रीक्स हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं, फाइब्रस स्ट्रीक्स बन जाती है उनकी। सो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हमारे पास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बन रहा होता है, ठीक है, उसमें अब नॉर्मेलिटी नहीं आती, जो कि आर्कुएट में पैथोलॉजी आती थी न्यूक्लिया के अंदर, जो कि कैलमैन सिंड्रोम के अंदर आता था। कैलमैन सिंड्रोम के अंदर एनोस्मिया अलोंग विद हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। यहाँ पे टर्नर के अंदर देर इज हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास है, वो ज़्यादा है, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, क्योंकि ओवरी फाइब्रस टिक्स हो गई हैं, वो हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहे, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स नहीं बन रहे, दैट इज इन द टर्नर सिंड्रोम। ये क्लियर है सभी को? इज दैट पॉइंट्स, सेक्सुअलिटी के एबनॉर्मल पॉइंट्स क्लियर है? ओके। हमारे पास जो एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से निकल रहा था, कौन से न्यूक्लियस से, कहाँ से निकल रहा था? सुप्रा ऑप्टिक, यस, ग्रेट। अब मैं तीन चार ना सुप्रा ऑप्टिक की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, ओके। अब ये आपने सुप्रा ऑप्टिक की बात की है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि द टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इज डन बाय विच एरिया, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी प्री ऑप्टिक, रिमेंबर, प्री ऑप्टिक, नो, प्री ऑप्टिक, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। हमारे पास जो हाइपोथैलेमस होते हैं ना, रिमेंबर हाइपोथैलेमस, एक तो ये हंगर हीट एंड वाटर, हंगर हीट एंड वाटर, खाना पीना और टेम्परेचर, लाइक
हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं उनका ये काम होता है खाना पीना और टेम्परेचर रेगुलेशन। सो अगर टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें हमारे पास, तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी प्री ऑप्टिक नॉट सुप्रा ऑप्टिक, प्री ऑप्टिक एरिया। ठीक है, अगर ये ऑप्शन के अंदर ना हो देन गो विद अंटीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, अंटीरियर हाइपोथैलेमस तब आपने सेलेक्ट करना है अगर टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करता है। ठीक है, सबसे पहले प्री ऑप्टिक, अगर ये नहीं है तो अंटीरियर हाइपोथैलेमस। दिस इज अंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियर। ओके, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं बात करता हूँ कि पेशेंट है हमारे पास वार्म एरिया के अंदर गया हुआ है, हाउ विल बी द टेम्परेचर रेगुलेशन अकर्स। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। वार्म एरिया के अंदर गया हुआ है, वार्म एरिया के अंदर। सो कौन सा एरिया हमारे पास एक्टिवेट होगा ऑफ द हाइपोथैलेमस। रिमेंबर, जब पसीना आता है ना हमारे माथे से, हम माथे से पसीना साफ करते हैं। ठीक है, तो पसीना कब आएगा, माथे से साफ करते हैं। माथा कहाँ पे, एंटीरियर साइड पे है। सो रिमेंबर एंटीरियर हाइपोथैलेमस विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस हमारी एक्टिवेटेड हो जाएगी इन द वार्म एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये हमारे पास कूलिंग करवाएगी। क्या करवाएगी, कूलिंग करवाएगी। कूलिंग कैसे करवाएगी, दैट इज बाय द स्वेटिंग, जो कि हमने एंटीरियर माथे से साफ करवाया था। और ये क्या सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी। पैरासिम्पैथेटिक, यस दैट विल बी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ओके। और ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। तो सिनेरियो क्या आएगा, एक पेशेंट है वार्म एरिया के अंदर गया हुआ है। सो विच, अगर वो पूछे कि विच एरिया ऑफ द विच एरिया विल बी एक्टिवेटेड, वो कौन सा होगा, कौन सा एरिया एक्टिवेट होगा। अभी बताया, एंटीरियर हाइपोथैलेमस ना, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड होगा। और कूलिंग कैसे करवाएगा, दैट विल बी द बाय पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। ठीक है, कूलिंग अगर वो ये पूछेगा बाय विच मैकेनिज्म द कूलिंग वुड अकर, अगर वो के बाय स्वेटिंग यस, बाय पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट यस। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल इसी तरह एक ऑपोजिट करके वो पूछ लेता है कि कूल इन्वायरमेंट के अंदर गया है। ठीक है, कूल इन्वायरमेंट के अंदर गया हुआ है, कौन सा पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस विल बी एक्टिवेटेड, उल्टा हो जाएगा, पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस विल बी एक्टिवेटेड। और वो हमारे पास क्या करवाएगा, हीट जनरेट करवाएगा। हीट जनरेशन कैसे होगी, बाय द शिवरिंग। ठीक है, शिवरिंग के साथ, हीट हीट जनरेशन बाय शिवरिंग के साथ, शिवरिंग करवाएगा। और कौन सी एक्टिविटी एक्टिवेट हो रही है, दैट इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अगर वो पूछे कि